नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। तो 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा से बीजेपी के प्रत्याशी किरण चौधरी होंगी और एमपी से बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन होंगे। राजस्थान से रवनीत बिट्टू बीजेपी प्रत्याशी चुने गए हैं और बिहार से मनन कुमार मिश्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। ओडिशा से ममता मोहंता बीजेपी उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। तो 8 राज्यों के कुल 9 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो हरियाणा से बीजेपी की प्रत्याशी किरण चौधरी होंगी और एमपी से बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन होंगे। राजस्थान से रवनीत बिट्टू और बिहार से मनन कुमार मिश्र। लगातार खबर थी कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और अब 8 राज्यों की कुल 9 सीटों पर राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए 8 राज्यों में चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, कौन कौन से नाम शामिल हैं और कौन कौन से नाम थे जो अनएक्सपेक्टेड है? नितिन, देखिए, खबर बहुत दिलचस्प है। राज्यसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिरकार बीजेपी किस चेहरे को मौका देगी। और ऐसे में अगर इस लिस्ट पर गौर फरमाएंगे तो इस लिस्ट में 8 राज्यों की कुल मिलाकर 9 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को रण में उतारा है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से खबर है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी किरण चौधरी होंगी। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे किरण चौधरी को लेकर, वो कयास बिल्कुल सही साबित हुए, क्योंकि किरण चौधरी एक बड़ा चेहरा है हरियाणा की सियासत का, बीजेपी में शामिल है और ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का उन्हें इनाम भी मिला है और राज्यसभा उम्मीदवार उनको बनाया जा सकता है, इस बात की अटकलें थी। कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। तो ऐसे में पार्टी ने उन्हें इनाम भी दिया है और सबकी निगाह इस बात पे ही। और हरियाणा में क्योंकि चुनाव चौखट पर है और इसलिए जो है एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी इसके जरिए की गई है और एक बड़ा चेहरा के तौर पर किरण चौधरी को माना जाता है। और चर्चा ये भी थी कि कुलदीप बिश्नोई के नाम पर भी चर्चा हो रही है और इसके बावजूद जो है, क्योंकि 19 महीने के लिए जो है राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, तो किरण चौधरी के नाम पर मोहर लगने की संभावना थी और हुआ भी यही। और विधायक पद से क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में जो है इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, तो ऐसे में प्रयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मौका मिल सकता है और वही बात जो है साबित हुई। और एमपी से भी बीजेपी ने जॉर्ज को अपना प्रत्याशी उतारा है, जबकि राजस्थान से भी दिलचस्प खबर है, रवनीत बिट्टू को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। और राजस्थान में भी जो है सियासी संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने और रवनीत बिट्टू जो है बड़ा चेहरा है और राजस्थान की सियासत में अगर देखा जाए तो उनका एक अपना प्रभाव भी है। और ऐसे में इसलिए जो है बीजेपी ने जो सोच समझकर प्रत्याशी की लिस्ट जो है वो जारी की है। लेकिन इतना तय है कि कई और चेहरे जो है जो उम्मीद में थे वो जो है इस बार पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनको उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें लिस्ट में उनका नाम आएगा। और ये कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिरसा के एक चेहरे हैं जो हमारी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, उसमें एक बड़ा चेहरा जो है हरियाणा से भी एक चेहरा है जो पार्टी को छोड़ने का ऐलान तक कर चुके हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरसा के जो कलावली से जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह, उन्होंने ये बयान दिया था कि बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक है, वरना मैं भाजपा को छोड़ दूंगा। और माना जा रहा है कि ऐसे कई नेता हैं जो इंतजार कर रहे थे कि उनका लिस्ट में नाम हो सकता है, लेकिन ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, उसका एक अपना सियासी तपिश है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इसका सियासी संदेश साफ तौर पर जा रहा है
पार्टी के नजरिए से तोल मोल कर जो है रण में उतारा गया है, लेकिन उन चेहरों को उतारा गया है जो कभी कांग्रेसी रहे, लेकिन अब उन्हें जो है बीजेपी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार ठीक है। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिहार से मनन कुमार मिश्र को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में 16 लाख से ज्यादा बहनों ने निःशुल्क यात्रा की है। योगी सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा कराई। 18 अगस्त की मध्यरात्रि से 19 अगस्त तक यह सेवा दी गई थी और सरकार ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्ययभार उठाया, यानी सुगम यात्रा के लिए 2000 से ज्यादा अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई। तो 18 अगस्त से 19 अगस्त तक रक्षाबंधन के पर्व को मद्देनजर देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा करवाई। तो सरकार ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्ययभार उठाया है ताकि महिलाओं को त्योहार पर, रक्षाबंधन त्योहार पर किसी भी प्रकार की असुविधा न उठानी पड़े या किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। और 16 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बस में सफर किया। फ्री बस में योगी सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध करवाई। तो 16 लाख से ज्यादा बहनों ने निःशुल्क यात्रा किया। योगी सरकार ने महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा 18 अगस्त की मध्यरात्रि से 19 अगस्त तक ये सेवा दी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी और स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से 18 से 19 अगस्त तक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उपलब्ध व्यवस्था, ये जो फ्री वाली व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई, इसके लिए सरकार को जो व्यय उठाना पड़ा, लेकिन महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए। अनिल जी, देखिए शिवम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भाई बहन का जो त्योहार है, जो कच्चे धागे की डोर है, इसको मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो लगातार कर रही है जी। योगी सरकार ने पहले की तरह एक बार फिर राखी पर बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की सौगात दी। पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल देखने को मिला। रोडवेज बसें जो हैं अतिरिक्त चलाई गई। बस स्टेशनों पर एक उत्सव दिखाई पड़ा। बहनों का हुजूम दिखाई पड़ा। भाइयों को लेकर के जो भाई बहनों का प्यार है, उसकी साफ झलक देखने को मिली। तो तस्वीर निकल के आई, वो ये आई कि बहनों में गजब का उत्साह और रोडवेज की यात्रा और जो ये मदद की गई योगी सरकार से तरफ से, उसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद भी महिलाओं की तरफ से आया है। बिल्कुल योगी सरकार। और अनिल जी जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि इस साल ही, हर वर्ष अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो हर वर्षों में सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के तौर पर 24 घंटा पहले से लेकर 24 घंटा तक, मतलब जैसे 19 तारीख को खत्म होता है, रात 12 बजे तक यह सुविधा दी जाती है। और इस बार तो 2000 से ज्यादा अतिरिक्त बसें फिर से चलवाई गई ताकि महिलाओं को कोई समस्या ना हो। ऐसे में सरकार की जो छवि है वो महिलाओं के मन में या दिल में ये कहें वो और बेहतर होती है और महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार भी थोड़ा आगे बढ़ के सोच रही है। देखिए शिवम जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है जी, तब से बहनों को जो है रक्षाबंधन पर मुफ्त तोहफा मिला है, मुफ्त यात्रा का। 2018 की से अगर हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश की बहनों को ये सौगात मिल रही है। योगी सरकार की तरफ से रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की सौगात दी जा रही है। बिल्कुल। वो यात्रा चाहे 100 किलोमीटर की हो या फिर चाहे 400 किलोमीटर की हो, पूरा खर्च का वाहन जो है वो योगी सरकार उठा रही है। जो खर्च भी आया है इस बार वो करीब 18,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। इतनी बड़ी सौगात योगी सरकार की तरफ से जो बहनों को दी गई है, उसको लेकर के खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं में योगी सरकार को लेकर उत्साह है और आभार है और दिल से उनकी तरफ से दुआएं भी। अनिल जी, जिस तरह से अपने पिछली सरकारों का जिक्र किया, हम पिछली सरकारों में ये आमतौर पर होता हुआ नहीं देखते थे।
हम जब से ये सरकार आई है, खास करके जब से मुखिया बने योगी आदित्यनाथ, हमने देखा है कि एक नई पहल की शुरुआत होती है। बसों को लगाया जाता है ताकि महिलाओं को, यानी जो बहनें हैं जो रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको सारी व्यवस्था पूरी तरीके से उनको मुहैया करवाना, और जो भी खर्च है वो सरकार अपने ऊपर पूरी तरीके से ले लेती है कि हम देंगे। यानी कि सरकार रक्षाबंधन पर प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से बहनों को एक प्रकार से बड़ा तोहफा देती है। बेशक शिवम जी, इसके पहले योगी सरकार के पहले बहनें जो हैं अपने भाइयों तक पहुंचने के लिए कहीं डगमार वाहनों का सहारा लेती थी, कहीं कंडम वाहनों की मदद से वो मंजिल तक पहुंचती थी। तमाम बहनें जो हैं अपने भाइयों तक पहुंच भी नहीं पाती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से सुलभ यात्रा, सुरक्षित यात्रा और मुफ्त यात्रा का जो ये दौर चल रहा है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो एकदम आभार व्यक्त कर रही हैं बिल्कुल योगी सरकार को लेकर। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट आया है। 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। 2.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा, परीक्षा केंद्र जाकर KYC करवानी होगी। नकल रोकने पर प्रशासन सख्त और अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है। आधार सत्यापन में 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। अभ्यर्थियों को केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज लाने होंगे, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर KYC किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ये बड़ा अपडेट आया है और वेरिफिकेशन में 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। और आपको गाइडलाइन भी बता दें, 2.5 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होगा, परीक्षा केंद्र पर जाकर KYC करवानी होगी। और अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसमें 20,000, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, अब वो संदिग्ध पाए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में और पूरी जानकारी क्या है आसिफ? देखिए शिवम, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है और यह 2 पालियों में परीक्षा होगी। और इसके लिए आज से ही प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो गया, ऑनलाइन अपलोड शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर में आवेदन किया है, लेकिन 20,000 अभ्यर्थियों के जो आवेदन है संदिग्ध पाए गए हैं, जो कागजात हैं इससे संदिग्ध पाया गया है। तो ऐसे में यूपी डीजीपी ने खास दिशा निर्देश दे दिया है कि जो भी अभ्यर्थी है वह 2.5 घंटे पहले पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र पर और साथ ही साथ KYC होगी और उन्हें अपने पास आधार कार्ड, साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात रखने होंगे। क्योंकि जिस तरह से 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया था, इससे सरकार की किरकिरी हुई थी और 6 महीने के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा भर्ती कराए जाने का निर्देश दिया था। अब जिस तरह से जो भर्ती होनी है इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कमर कसी है। पारदर्शी परीक्षा के लिए जिस तरह से नकल माफियाओं को पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर STF भी तैनात रहेगी, जिससे एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर में किसी भी तरह की सेंधमारी न की जाए। और साथ ही साथ जो कानून लाया गया है 1 करोड़ तक जुर्माना भी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दावे किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से कि यह भर्ती परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन होगी। हालांकि जिस तरह से 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं, यह भी एक बड़ी बात है और एक चुनौती भी है। और जिस तरह से अब आसिफ, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जो 20,000 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है या एक तरीके से कहें कि संदिग्ध पाया गया है, उसको
पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा या उसमें भी कुछ अभी गुंजाइश है या फिर से दोबारा से चेकिंग की जाएगी? देखिए, जो 20,000 जो आवेदन संदिग्ध पाए हैं उन अभ्यर्थियों को यही वजह है कि जो नया नियम लागू किया है 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे और उनकी KYC होगी। हालांकि कुछ यह भी कहा जा रहा है कि हड़बड़ी में भी जो आवेदन किए गए उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कहीं या नकल माफियाओं का जो नकल माफियाओं का माया जाल तो नहीं है, बिल्कुल पर भी गहराई से जांच होगी। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा के कारावली में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हरियाणा की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी ही पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया। रणजीत चौटाला ने कहा, रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक, वरना भाजपा अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मेरा अपना जनाधार है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस में जाने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से हाथ मिलाने को लेकर कहा, यह समय की बात है। राजनीति में समय बदलता रहता है। और आपको बता दें कि रणजीत चौटाला कांडा बंधुओं की राजनीति से परेशान। एक तरफ गोविंद कांडा की पार्टी हलोपा एनडीए से मिलकर चुनाव लड़ रही, दूसरी तरफ उनके बीजेपी नेता भाई गोविंद कांडा ने अपने बेटे धवल कांडा हलोपा उम्मीदवार घोषित कर दिया। कहीं नहीं कहा मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, बीजेपी में हूं। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की सैनिक बनी तो पहले 5 में मुझे रखा, मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैं अच्छे था। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर आए नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस और अपने बेटे को वहां रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूं। और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हम शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को योग्य और आत्मनिर्भर बनाना है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ब्रिटेन में वायसराय को पत्र लिख करके भेजा, उसने लिख के भेजा कि मैं भारत का भ्रमण किया हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां की पंचायतें, जहां की संस्थाएं स्वयं भी अपने शिक्षण संस्थाओं के प्रति आग्रही बना करके साक्षरता के 100% लक्ष्य को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही हैं। और भारत दुनिया में मुझे एक ऐसा देश देखने को मिला है जिस देश में मैं कहीं भी गया, शहरी जीवन को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपस में एक विश्वास से जुड़े हुए हैं। कोई भी अपने घर में ताला नहीं लगाता, हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास है और परस्पर विश्वास जब तक भारत के अंदर बना हुआ है, भारत को अधिक दिनों तक ब्रिटिशर गुलाम नहीं बना के रख सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय की शिक्षा पद्धति को इस रूप में बनाया कि पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो देश के अंदर निरक्षरता बढ़ी, लेकिन आजादी के बाद जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके कुछ परिणाम प्राप्त भी हुए।
लेकिन अभी इस पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की एक नई आधारशिला रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह उद्धरण के साथ तकनीक का उपयोग करके कैसे हम सहज और सरलता के साथ छात्र छात्राओं को इन सब बातों की जानकारी दे सके, यह तो उपलब्ध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चे स्कूल 100% जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसके लिए बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, पंचायत को भी, समाज के गणमान्य लोगों को तो इसके लिए जागरूक करना ही है, लेकिन साथ साथ उन संस्थाओं को जो समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता को समझा है, उनके CSR मत से भी हम लोग इसमें सहयोग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, यद्यपि 2017 से विद्यालयों में जो बच्चे पहले तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एडमिशन लेते हैं तो उसमें से आधे बच्चे ऐसे होते थे एडमिशन लेने के बाद फिर स्कूल नहीं जाते थे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।